हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रवि गुप्ता और आप इस समय देख रहे हैं लर्न एक्सप्रेस चैनल। तो अगर आप क्लास 10th में हैं या आपके घर का कोई बच्चा क्लास 10th में है तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर क्लास 10th की मैथ पढ़ाई जाएगी। और मैथ पढ़ाएगा कौन? मैं पढ़ाऊंगा भाई। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 क्या है हमारा? चैप्टर 1 हमारा है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर 1 का नाम क्या है हमारा? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। देखो हम लोग एकदम इजी वे में समझेंगे, इजी वे में। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें जो जो बातें पता होनी चाहिए, डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पर नहीं पहुंचेंगे। हमें कुछ नियम जो भाई, गाड़ी अगर हमें कोई चलानी है तो सबसे पहले क्लच कौन सी होती है, ब्रेक कौन सी होती है, हमें गियर कैसे डालने होते हैं, वो सारी चीजें। आप स्कूटी ले आओ तो उसमें भी हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी है, चाबी घुमाएंगे फिर एक्सीलरेटर लेंगे, ठीक है, ये ब्रेक ये ब्रेक। तो मतलब हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले डायरेक्ट ऐसे हम एक्सरसाइज नहीं पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमें पता, जो हमें जानकारी चाहिए चीजों की, वो हम आपको बता देते हैं। देखो संख्याएं होती हैं, हमने सुना है संख्याएं होती हैं। संख्याएं होती हैं दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या। दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं हम पढ़ने वाले हैं। काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं इमेजिनरी नंबर, वो क्लास 12th ना फर्स्ट ईयर में, जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे ना, वहां पर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो उससे हमें अभी कोई मतलब है नहीं, हमें वास्तविक संख्याओं से मतलब है। तो आज तक हमने अपने से बड़ों से, अपने दादा परदादा, जितनी भी प्रकार की संख्याएं सुनी है, पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, वो सारी संख्याएं जो है वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। हम कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या है ये बहुत बड़ा सा एक कटोरा है, या इसको क्या बोल सकते हैं, कटोरा है। इस कटोरे के अंदर सारी संख्याएं भरी हुई हैं। कौन कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय, सारी संख्याएं इस वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। क्लियर? अब हमको चार प्रकार की संख्याएं जो कि हमें इस चैप्टर में पता होनी चाहिए, वो कौन कौन सी है, वो हम आपको समझाए दे रहे हैं। सबसे पहली संख्या है भाज्य संख्या। सबसे पहली कौन सी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं। दूसरी संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ठीक है। और तीसरी कौन सी संख्या है? तीसरी संख्या है हमारी परिमेय संख्याएं। और चौथी कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्याएं। ये वो संख्याएं हैं जो हमको इस चैप्टर में पता होनी चाहिए। बाकी प्रकार की संख्याएं वैसे पढ़ के तो आप ये भी संख्याएं आए हो इससे पहले, भाई 9th तक आप पढ़ चुके हो, तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको यही बता देता हूँ। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वो होती है, देखो हर संख्या खुद से कटती है और साथ ही साथ एक से कटती है। और अगर इसके अलावा खुद से कटने और एक से कटने के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से अगर वो कट गई संख्या, तो वो भाज्य संख्या कहलाती है। ये अपने दिमाग में बिठा लो। मतलब कोई भी संख्या अगर एक से, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, जैसे 4 अगर है, परिभाषा आप अपने दिमाग में फीड कर लेना, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे 4 है, 4 एक से कटेगी, एक से कटेगी। एक से तो हर संख्या कटती है, चाहे कोई भी हो। एक चौके 4, एक के पहाड़े में 4 आता है और 4 के पहाड़ में भी 4 आता है। तो ये जो संख्या है ये एक से कट रही है और 4 से यानी स्वयं से भी कट रही है। इसके अलावा ये संख्या 2 से भी कट रही है। जहां पर तीसरी संख्या से संख्या कट जाए, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से अगर कोई भी संख्या
कट रही है तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर 4 क्या है, भाज्य संख्या है। ऐसे एक और उदाहरण हम लेते हैं, जैसे 10। 1 से तो कटेगी कटेगी, 10 से तो कटेगी कटेगी, लेकिन साथ ही साथ ये 2 से कट रही है, तो बस यही पर भाज्य संख्या हो गई। साथ ही साथ ये 5 से भी कट रही है तो भाज्य संख्या हो गई। तो भाज्य संख्या दो संख्या, एक और स्वयं को छोड़कर अगर किसी तीसरी संख्या से संख्या कट जा रही है तो उसे हम बोलेंगे भाज्य संख्याएं। ठीक है, अब हम आते हैं अभाज्य संख्याओं पर। जो हमने यहाँ पर बताया सेम चीज हमारी यहाँ पर है। अगर कोई संख्या 1 से कटती है और स्वयं से कटती है, इसके अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे उदाहरण के लिए हम क्या लेते हैं, 2 लिया हमने, तो 2 1 से कट रही है, 2 2 से कट रही है, लेकिन क्या कोई तीसरी संख्या ऐसी है जिससे ये 2 कट जाए? नहीं कट रही है। इसका मतलब 2 क्या है, 2 हमारी है अभाज्य संख्या। इसके अलावा हम एक और उदाहरण लेते हैं। हमने 3 ले लिया, 3 1 से कट जा रही है, 3 3 से कट जा रही है, लेकिन किसी भी अन्य संख्या से नहीं कट रही। इसका मतलब 3 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या हम समझ गए, अभाज्य संख्या हम समझ गए। अब हम आते हैं परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या को आप दिमाग में बसा लो कि ये एक भिन्न होती है। क्या होती है, भिन्न होती है। ऐसी संख्याएं जिनको हम p अपान q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। p अपान q के रूप में मतलब भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक चीज मैं आपको और बता दूं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी पूर्णांक होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, पूर्णांक, पूरे पूरे अंक, चाहे वो धन पूर्णांक हो चाहे वो ऋण पूर्णांक हो, ठीक है, उसके बटे में क्या होता है, एक। हर संख्या के बटे में एक होता है कि नहीं होता है? जैसे 2 है तो इसको क्या हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं? चलो इसको वहां पे ना लिखो, इसको यहाँ पर लिखो। जैसे 2 है, क्या इसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि हर संख्या के बटे में एक होता है। इसको हमने p अपान q के रूप में व्यक्त कर दिया। चाहे कोई भी संख्या ले लो, 5 हमने ले लिया, क्या 5 एक परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है, 5 के बटे में भी एक होता है। जो संख्याएं ये होती हैं, क्या हम बोल सकते हैं, जितने भी पूर्णांक होते हैं उनको उनके बटे में एक होता ही होता है। तो जिनके बटे में एक होता है उनको हम p अपान q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वो ऑलरेडी p अपान q के रूप में होता ही है, क्योंकि नीचे बटे में तो एक है। तो इसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या मतलब जिनको हम p अपान q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। जैसे हमने 2/3 लिया, ये तो ऑलरेडी परिमेय संख्या है, दिख रही है, p अपान q के रूप में है। 4/5, 6/7 सारी संख्याएं क्या हैं, p अपान q के रूप में है, तो इनको हम परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है? अच्छा एक चीज और, अगर कोई दशमलव संख्या हो, जैसे 1.5, ये है, क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें पता है कि सबके बटे में एक होता है। हमने दशमलव काटना सीखा है कि नहीं सीखा है? तो सबके बटे में एक होता है। हम दशमलव को हटा देंगे, दशमलव के राइट साइड में, दाहिनी साइड में जितनी संख्या होती है उतने 0 बढ़ा देंगे, तो हमें मिला 15/10। अब ये कटेगा, 5 3 15 और 5 दूना 10, यानी हमको मिल गया 3/2। तो 3/2 परिमेय संख्या है। इसका मतलब 1.5 क्या थी, परिमेय संख्या थी। तो भाई जो जिसको हम p अपान q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। तो हम परिमेय संख्या भी समझ गए अच्छी तरीके से। अब हम अपरिमेय संख्या पर आते हैं। देखो रूट वाली संख्या, जितने रूट वाली संख्या है, रूट जिन पर चढ़ा होता है, और उस रूट के अंदर वाली संख्या को अगर हम बाहर नहीं निकाल सकते तो वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अगर हमने लिख दिया √2, तो ये क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इस 2 को इस रूट के बाहर नहीं निकाल सकते।
इस रूट का मतलब होता है इस अंदर वाली संख्या का वर्गमूल निकालना। तो रूट 2 है तो इसमें 2 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसका मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। एक और हम ऐसे उदाहरण लेते हैं, जैसे एग्जाम में कोई पूछ दे रूट 4, क्या ये एक अपरिमेय संख्या है? तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसके ऊपर रूट चढ़ा है। सर ने हमें बताया था कि जिस पर रूट लगा हो तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन ध्यान से देखो, ये है 4, इस रूट का मतलब होता है इस 4 का हमें वर्गमूल निकालना है। अगर हम 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये जो हमें रूट 4 मिलेगा, क्या मिलेगा? ये 2 निकल के आएगा। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो 2 क्या हुआ? 2 क्या हुआ? 2 एक परिमेय संख्या हो गई। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या है जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं तो वो एक परिमेय संख्या होती है, यानी कि रूट 4 एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, रूट 2 ये एक अपरिमेय संख्या है, रूट 3 है और रूट 5 है। ऐसे बहुत सारी संख्याएं होती है जो कि अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा एक चीज और है, पाई नाम सुना होगा। पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो ये दिमाग मत लगाना कि पाई का मान 22/7 होता है तो पाई भी परिमेय संख्या होगी ना। पाई अगर लिखा है तो वो अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर 22/7 लिखा है, क्या लिखा है? 22/7 लिखा है तो वो एक परिमेय संख्या। 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इस फॉर्मेट में लिखा है, पाई लिखा है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन लगाने से पहले हमें ये चीज पता करनी थी, ये चीज हमें याद होनी चाहिए थी। तो हमने आपको रिकॉर्ड करा दिया, फिर से याद करा दिया, क्योंकि आपको ऑलरेडी 9th तक आप पढ़ के आए हो तो ये सारी चीजें तो पता होंगी। ठीक है, लेकिन हमने आपको बता दिया, इससे आपको ये भी पता चल गया कि आखिर मैं पढ़ाता कैसा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और अब जो है हम क्या करते हैं, सवालों की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं। तो सवाल भी स्टार्ट कर देते हैं, फिर आगे चलता रहेगा ऐसे। आपको गणित में नंबर की बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है, वो जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन मेरे जितनी मेहनत आपको भी करनी है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना और आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी एग्जाम में बहुत टाइम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आगे कह क्या रहा है, हमें ये समझना होता है कि क्वेश्चन जो है वो कह क्या रहा है। तो इसमें कह रहा है कि जो संख्या ये दी गई है इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? इसके गुणनखंड करने होते हैं। हमें क्या करने होते हैं? गुणनखंड। तो ये दो चीजें और हमारे सामने नहीं आ गई। क्या आ गई? एक गुणनखंड और एक होता है गुणज। तो अभी गुणनखंड समझते हैं। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? फैक्टर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। गुणनखंड देखो शब्द से पता चल रहा है, खंड यानी टुकड़े, यानी हमको इसके टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं? टुकड़े। एग्जाम्पल हम सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि देखो मैथ में अगर एग्जाम्पल आप समझ गए, अगर सही से चीज समझ गए, तो फिर चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर हमने हीरो स्प्लेंडर चलाना सीख लिया, स्प्लेंडर प्लस, तो आप सुपर स्प्लेंडर भी चला लेंगे, आप बुलेट भी चला लेंगे, आप केटीएम भी चला लेंगे। मतलब हमें सबसे पहले उसका बेस समझना होता है कि आखिर होता क्या है, करना क्या होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको लिखना है। आप लोग किताब अपने सामने खोल के रख लो। ठीक है, किताब सामने होनी चाहिए, वीडियो आपके सामने होना चाहिए। जो मैं क्वेश्चन बताऊं वो क्वेश्चन आपकी किताब में सामने खुला रखा होना चाहिए। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो हम सबसे पहले समझते हैं कि भाई अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। देखो जैसे हमने एक संख्या ली 8, तो 8 को हम लिख सकते हैं, अगर इसके टुकड़े करें छोटे छोटे तो क्या लिख सकते हैं? 2 × 4 क्या होता है? 8 होता है। 2 चौके 8, 8 को हम 2 × 4 लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखो, क्या करना है हमें?
अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, मतलब ऐसे टुकड़े करने हैं जो अभाज्य संख्या में हो, ऐसे टुकड़े करने हैं हमें 8 के, हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जो कि अभाज्य संख्या में हो, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखना है हमें। तो यहाँ पर 2 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 तो अभाज्य संख्या नहीं है। हमने अभी स्टार्टिंग में क्या परिभाषा बताई थी अभाज्य संख्याओं की, ऐसी संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से ना कटे, वो अभाज्य संख्या होती है। 4 1 से कट रहा है, 4 स्वयं से कट रहा है, लेकिन 4 2 से भी तो कट रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये 4 नहीं होगा। तो क्या हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, ये हो गए 8 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल क्या हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 3, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो हम यही चीज समझाना चाह रहे थे कि अगर कोई संख्या होगी तो उसके टुकड़े करने हैं, और टुकड़े कैसे करने हैं, जो टुकड़े अभाज्य होने चाहिए। क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भाज्य टुकड़ा हो जाए, हमें टुकड़े करने, उसके टुकड़े टुकड़े। चलो अब हम सवाल पर बढ़ते हैं। क्या है 140। तो हम गुणनखंड करने की प्रक्रिया हमें पहले से पता है, ठीक है, करते हैं, लेकिन जिसको नहीं पता वो देख लो। 140 लिखा, सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक अगर सम संख्या या फिर 0 होता है, 0 2 4 6 8, अगर इकाई का अंक इनमें से कोई चीज है 2 0 2 4 6 8, तो वो पूरी संख्या 2 से कटेगी। तो हम 2 से काटेंगे, इसको किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। 2 सते 14 और 0, ठीक है, 70 गुना 140, ऐसे क्रॉस चेक भी कर लिया करो, ठीक है। फिर देखो 0 है इकाई का अंक, फिर 2 से काट देंगे, 2 3 6, 1 बचा, यहाँ पे गया 10 हुआ, 2 पंचे 10, फिर ये 5 से कटेगा, 5 सते 35, फिर ये 7 से कटेगा, 7 एकदम 7। देखो ये सारे अभाज्य संख्याएं हैं, सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं। हमें अभाज्य संख्याओं से ही काटना है, मतलब कोई भी संख्या हो तो सबसे पहले हमें 2 से काट के देखना है, अगर कट रहा है तो काट देना है, नहीं कट रहा है तो 3 से काटना है। 3 के बाद में डायरेक्ट 5 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे, फिर 8 से नहीं काटेंगे, 9 से नहीं काटेंगे, 10 से नहीं काटेंगे, फिर सीधे 11 से काटेंगे। 11 के बाद में 13 से काटेंगे, 13 के बाद में 14 से नहीं काटना क्योंकि वो भाज्य संख्या है, 15 से भी नहीं काटना, 16 से भी नहीं काटना, फिर 17 से काटना है, 17 के बाद 19 से काटना है, ठीक है। तो हमें अभाज्य संख्याओं से ही काटना है। यहाँ पर हमें 140 बराबर क्या आया, 140 बराबर क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी कि यहाँ पर 2 2 बार है, तो हम 2 को 2 की घात 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 और गुणे 7। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ही हमारा अगले जो जितने क्वेश्चन दिए गए सारे एकदम सिंपल इजी क्वेश्चन है। हमने आपको क्या बताया, आपको हमने हीरो स्प्लेंडर चलाना सिखा दिया, या समझ लो प्लेटिना चलाना सिखा दिया। अब आप केटीएम और जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां होती हैं वो सारी आप चला लोगे अगर इसको चलाना सीख रहे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने आपको पहला क्वेश्चन बताया, और जो पहला क्वेश्चन था वो इजी था, दूसरा क्वेश्चन भी वैसा ही है एकदम इजी। तो इसलिए हम पहले का तीसरा क्वेश्चन में बताते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको भी तो लगाना है, आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है। तो अगर हम सारे क्वेश्चन लगा देंगे तो आप फिर प्रैक्टिस कैसे करोगे बताओ, है ना, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो इसलिए हमने पहला क्वेश्चन बताया, दूसरा आपको लगाना है, मैं तीसरा बता रहा हूँ, ठीक है। चलो तीसरा कैसे करेंगे, जैसे हमने किया था 38 25 लिखेंगे, उसके बाद में हम ऐसे कर देंगे, और यहाँ पर इकाई का अंक देखेंगे क्या है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और, 2 से तो ये कटेगा नहीं, क्या 3 से कटेगा। तो 3 से कटने के लिए नियम क्या होता है कि इन सारे अंकों को अगर हम जोड़ दें, जोड़ने पर जो चीज हमें मिले वो अगर योगफल 3 से कट रहा है तो
पूरी संख्या जो है 3 से कट जाएगी। तो 5 और 2 7 हो गया, 7 और 8 15 हो गया, 15 और 3 18 हो गया, 18 3 से कटता है, इसका मतलब ये 38 25 जो लिखा है ये भी 3 से कट जाएगा। तो हम सबसे पहले 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, 2 बचा 22 हुआ, 3 सते 21, 1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15। देखो कट गया 3 से। क्या अब 3 से कटेगा तो फिर से वही 5 में 7 जोड़ेंगे, 7 5 12 और 2 14 और 1 15, फिर 3 से कट जाएगा। तो फिर 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 1 बचा 3 बचे 15, 425। क्या अब कट जाएगा 3 से? देखो 5 और 2 7, 7 और 4 11। अब जो है 3 से नहीं कटेगा, तो आप 5 से काटो, 5 अठे 40, 2 बचा 25 हुआ, 5 बचे 25, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5, 3 बचा 35 हुआ, 5 सते 35, फिर ये 17 से कटेगा, 17 एकम 17, क्योंकि 17 से ही कटेगा। तो अब 38 और 25 बराबर क्या आ गया हमारा? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 17। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ये आ गया आंसर। एकदम इजी तरीके से आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन था, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगने हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लगाना, बाकी जितने सवाल बचे हैं 2-3 सवाल और बचे हैं वो आपको लगा लेने इस वाले पे, ठीक है। लगाना जरूर है भाई, वही तो बता रहा हूँ कि आपको भी मेहनत करनी है। ऐसा नहीं, अगर क्वेश्चन नहीं लग रहा है या समझ में नहीं आया आ रहा है वो सवाल जो आगे लगाने हैं आपको, तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है, वो एक अलग प्रोसेस है, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा अलग नहीं है। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि एक साथ अगर सारी चीजें एकदम दिमाग में भरूंगा तो हो सकता है पता चला इधर से हमने एचसीएफ एलसीएम डाला और इधर से ये निकल गया। तो इसलिए आज के लिए इतना, और अगली वीडियो में मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम समझाऊंगा, एकदम जबरदस्त तरीका है, ऐसा तरीका जो हो सकता है आपने अभी तक नहीं सीखा हो, क्योंकि आप अभी 10th में हो। वो थोड़ा बढ़िया सा तरीका है, ठीक है, वो मैं समझाऊंगा। अगर आगे की वीडियो आपसे मिस ना हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक वाइक कर देना। साथ ही साथ आपके दोस्त, आपके घर का कोई सदस्य अगर हाई स्कूल में है और मैथ में वीक है या आती भी है फिर भी रिवीजन के लिए, उसको ये वीडियो सजेस्ट करो, ये चैनल सजेस्ट करो, वो भी उससे भी सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।